Hello friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं। देखो, नेट जरा का फर्स्ट पेपर का मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया है, कंप्यूटर कंप्लीट करवा दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के मैं इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ। चैप्टर 3 है इन्वायरमेंट का। जो चैप्टर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, वैसे पढ़ाना सब कुछ होता है क्योंकि कोई पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो जो चैप्टर 3 है वो एक ऐसा ही चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा चैप्टर 4 जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आपको पढ़ना होगा, बहुत सी बार पढ़ना होगा, अच्छी तरीके से याद करना होगा। और ये दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर रहेंगे जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यदि आपने याद कर लिया तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, हमें बहुत ही खुल के तैयारी करनी है, कैसे भी घुमा के पूछ, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो हमारा चैप्टर 3 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, चैप्टर 3 मैंने अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो है क्या ये? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपाय। देखो, चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया था वायु प्रदूषण स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो चैप्टर 1 था उसमें मैंने इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन किया था कि इन्वायरमेंट कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है, इन्वायरमेंट शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था। चैप्टर 2 में मैंने पढ़ा दिया कि वायु प्रदूषण होता क्या है उसके बारे में। अब हम चैप्टर 3 में बात करेंगे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए अपने उपाय। देखो, सबसे पहले बताऊं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि प्रेजेंट टाइम में एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैं एक करंट का क्वेश्चन और वीडियो और बना चुका हूँ, जो मैंने कल ही बनाया था। तो वो करंट का वीडियो और देखना, वो 2020 का एयर पोल्यूशन पर डिपेंड है। क्या है? 2020 के एयर पोल्यूशन पर डिपेंड है। उस वीडियो को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। तो यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। और उसमें जुड़ने के कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, जहाँ पर मैं सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, उनकी PDF प्रोवाइड करवाता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ। तो देखो, एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको नियंत्रित करने के लिए हर सरकार कुछ अलग अलग उपाय अपनाती है। तो अब हम गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए गए उपायों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उसमें सबसे पहला है AQI। AQI सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स
इनकी सभी की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है फुल फॉर्म। और इसको हिंदी में बोलते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक। AQI का अनुरक्षण, जो AQI है उसका अनुरक्षण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो AQI है उसका अनुरक्षण केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इसके माप के लिए भारत में राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आरंभ किया गया। देखो, प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इसके माप के लिए भारत में राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक का 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा दिल्ली में प्रारंभ किया गया। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के माप के लिए AQI का प्रयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है AQI का प्रारंभ कब किया गया था? 17 सितंबर 2014 को। तीसरा क्वेश्चन, AQI का प्रारंभ कौन से अभियान के तहत किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान। चौथा क्वेश्चन, AQI का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से ये टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं एक ही लाइन से, तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देखो, पढ़ते टाइम आप खुद से क्वेश्चन बनाओ कि एक लाइन से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और उस बेस पर याद करो। AQI में कुल 6 वर्ग हैं। कितने हैं? कुल 6 वर्ग हैं। जो AQI था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको टोटल 6 वर्गों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला होता है 0 to 50, दूसरा होता है 50 to 100, तीसरा होता है 101 to 200, चौथा होता है 201 to 300, पांचवा है 301 to 400 और लास्ट छठा है 401 to 500। ये इंडेक्स है। अब उसके बाद यदि कंडीशन 0 से 50 के बीच में रहती है तो पॉल्यूशन अच्छा है, मतलब कंडीशन सही है, गुड कंडीशन है। उसके बाद यदि पॉल्यूशन का जो स्केल है वो 50 से 100 के बीच में रहता है तो जो इन्वायरमेंट है वो संतोषजनक है।
मतलब इसको हम सहन कर सकते हैं। उसके बाद यदि 100 से 200 के बीच में तो क्या है, थोड़ा प्रदूषित है। क्या है, थोड़ा प्रदूषित है। उसके बाद 200 से 300 के बीच में है तो खराब है। उसके बाद 300 से 400 के बीच में है तो बहुत खराब है। और यदि 400 से 500 के बीच में है तो क्या है, भीषण खराब है। क्या है, भीषण खराब है। अब इनके लिए जो स्केल था उसमें कुछ रंग्स का प्रयोग किया गया था, इसको कुछ अलग अलग कलरों के द्वारा दिखाया गया था। सबसे पहला होता है अच्छा, उसको हरे रंग के द्वारा दिखाया गया। फिर आता है संतोषजनक, उसको हल्का हरा रंग से दिखाया गया। उसके बाद आता है थोड़ा प्रदूषित, इसको पीले रंग के द्वारा दिखाया गया। उसके बाद आता है खराब, इसको नारंगी रंग के द्वारा दिखाया गया। फिर आता है बहुत खराब, इसको लाल रंग के द्वारा दिखाया गया। और भीषण खराब, इसको भी लाल रंग के द्वारा दिखाया गया। तो स्केल को दिखाने के लिए ये टोटल 4 कलर्स का प्रयोग किया गया था। वैसे हल्का हरा एक ये कलर हो रहा है, तो टोटल 5 कलर का प्रयोग किया गया है। कितने? 5 कलर का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि AQI इंडेक्स में टोटल कितने कलर्स का प्रयोग किया गया था? टोटल 5 कलर्स का प्रयोग किया गया था, हरा, हल्का हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इनको याद करने के लिए कि कौन से में कंडीशन खराब है, कौन से में कंडीशन सही है, वैसे याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 50, बिल्कुल अच्छा है। अब अच्छे से खराब क्या हो सकता है? सपोज डेट आपका रिजल्ट आया और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 90% बना, बहुत अच्छा आया। 80% बना तो संतोषजनक, उसमें आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि चलो यार सही है। उसके बाद 60% आया, उसमें क्या करोगे? यार थोड़ा ख़राब है, 80 के आसपास ही पहुंच जाता तो बेस्ट रहता। फिर और ख़राब आ गया, 50 आ गया, वो ख़राब हो गया। फिर 40 आ गया, वो और भी ख़राब हो गया। फिर 30 आ गया, जिसमें आप बिल्कुल फेल हो गए। वो क्या है? भीषण खराब है, मतलब उसको आप सहन नहीं कर सकते। तो इसको इस तरीके से याद करना है। सबसे पहले है गुड, फिर उसके बाद है एवरेज, उसके बाद है लाइटली, फिर है पोर, फिर है वेरी पोर और लास्ट में सर्व। मतलब सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद संतोषजनक है, फिर थोड़ा प्रदूषित है, फिर खराब है, फिर बहुत खराब है और फिर भीषण खराब है। यहाँ पर केवल 2 पेयर, स्टार्टिंग के 2 पेयर हैं जहाँ पर 50-50 का डिफरेंस है, बाकी की चारों पेयरों में 100-100 का डिफरेंस है। यहाँ 100 का डिफरेंस, यहाँ 100 का डिफरेंस, यहाँ 100 का डिफरेंस, यहाँ 100 का डिफरेंस। तो इस तरीके से आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। कलर्स में दिक्कत आए तो देखो, मैं एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कलर्स को याद करने का। ट्रैफिक में 3 बत्तियाँ होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है और एक ब्लू होती है। रेड का मतलब क्या है? रेड का मतलब है कि आपके पास खतरा है। जब रेड बत्ती जल जाती है तो आप रुक जाते हो। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जब आपकी कोई भी व्हीकल आपके पास 4 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है, तो उसका जो स्पीड का मीटर है, स्पीडोमीटर बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें 40 तक की स्पीड तक ग्रीन है, फिर 60 तक की स्पीड तक येलो है, फिर उसके ऊपर क्या है, 100 की स्पीड को क्रॉस जाते क्या है, रेड कलर आ जाता है। तो उसका मतलब है, रेड कलर का मतलब होता है खतरा। तो यहाँ पर ये जो 2 कंडीशन है, 300 से 400 के बीच की और 400 से 500 के बीच की, यहाँ पर खतरा है आपके लिए। पहली कंडीशन है वहाँ पर हरा है, अच्छी तरीके से समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हल्का हरा, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी खराब कंडीशन है। और बीच में ये नारंगी और पीला, ये 2 फंस गए, इनको आप याद कर लेना। उसके बाद AQI में कुल 8 प्रदूषक शामिल थे, 8 प्रदूषक शामिल।
पहला प्रदूषक PM10, दूसरा प्रदूषक PM2.5, तीसरा प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा प्रदूषक NO2, पांचवा प्रदूषक SO2, छठा प्रदूषक जिसको हम F बोल रहे हैं यहाँ पर अमोनिया NH3, उसके बाद सातवां प्रदूषक ओजोन और आठवां प्रदूषक जिसको हम H बोल रहे हैं PP पारा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड, NH3 अमोनिया, ओजोन, PP पारा। ये टोटल सॉरी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये थे AQI में शामिल टोटल 8 प्रदूषक जिनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ये इनके हैं नाम, इनको भी आप याद करना क्योंकि कई बार ये नाम दे देता है, कई बार इनके मात्रक दे देता है, तो हमें दोनों तरीके से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट उपाय कौन सा है जो भारत सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाया गया था, वो है NAMP। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। NAMP का नियंत्रण कार्यान्वयन, जो NAMP है इसका कार्यान्वयन केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद होता है NAMP। इसका उद्देश्य क्या है? NAMP का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चुनिंदा शहरों की वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना। जो NAMP है उसका उद्देश्य है चुनिंदा शहरों की वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना।
NAMP में निम्न प्रदूषण शामिल है। NAMP है, इसमें निम्न प्रदूषण शामिल है। सबसे पहला है CO, उसके बाद दूसरा है NH3 अमोनिया, उसके बाद है PP पारा, उसके बाद चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड NO2, उसके बाद पांचवा है PM 2.5, उसके बाद छठा है O3 ओजोन। क्या है? O3 ओजोन। देखो यहाँ पर PM का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलेट मटेरियल। PM का मैंने पिछली बार भी यूज किया था, PM 2.5, PM 10। तो PM का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मटेरियल। देखो मैं आगे एक जब वायु पोल्यूशन का साइड इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं PM 2.5 एंड PM 10 दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों ने मिलकर देश के 240 शहरों की वायु गुणवत्ता की जांच की। शहरों में NAMP चला रहे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों मिलकर देश के टोटल 240 शहरों का NAMP चला रहे हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चला रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि NAMP प्रेजेंट टाइम में कितने शहरों में हो रहा है? 240 शहरों में। किस किस के द्वारा किया जा रहा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन दोनों के द्वारा ये किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक तरीके से हम नेक्स्ट उपाय बोल सकते हैं, तो वो उपाय है NAAQS। देखो इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद करना है, कई बार वो केवल फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये है इसका फुल फॉर्म। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। AQI का फुल फॉर्म याद करना है और NAMP का फुल फॉर्म याद करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इनको याद नहीं करते।
और ध्यान रखना यहाँ पर वो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसी तरीके से देगा जहाँ पर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पर एम्बिएंट की जगह और दूसरा कोई भी शब्द दे देगा, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी दे देगा, स्टैंडर्ड की जगह स्टेज दे देगा, नेशनल की जगह नेशन दे देगा। तो इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा माइनस माइनस सा डिफरेंस करेगा। तो इसलिए आपको इनकी फुल फॉर्म तो पूरी याद करनी है। ऑप्शन बेस पर नहीं चलना है हमें कि ऑप्शन देखकर फिर आंसर का पता लगाना, नहीं, हमें क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ो तुरंत माइंड में आंसर आना चाहिए। तो इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड, या इसका दूसरा हिंदी नाम है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मापदंड। ये इसके दो हिंदी नाम हैं, इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखो जो NAAQS है, इसमें NAMP के 8 प्रदूषकों के अलावा 4 और प्रदूषक शामिल हैं। NAMP के 8 प्रदूषक प्लस अब 4 कौन कौन से हैं? आर्सेनिक है, बेंजीन है, निकल है और बेंजोपायरीन है। ये टोटल इसमें 12 प्रदूषक शामिल है। देखो NAAQS में कितने प्रदूषक शामिल है? 8। NAAQS में कितने प्रदूषक शामिल है? 12 प्रदूषक। NAMP में कितने प्रदूषक शामिल है? 8 प्रदूषक। AQI में कितने प्रदूषक शामिल है? 8 प्रदूषक। तो इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। NAAQS के मानदंडों को 1982 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1982 में लागू किया गया था। और इनमें अंतिम संशोधन 2009 में किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। NAAQS के मानदंडों का निर्धारण कब किया गया था? 1982 में। इसमें अंतिम संशोधन कब किया गया था? 2009 में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उपाय के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट उपाय कौन सा है? तो नेक्स्ट उपाय है वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम।
वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। दोबारा से पढ़ लेना, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। क्वेश्चन आ जाता है कि एयर पॉल्यूशन एक्ट कब बना था? एयर पॉल्यूशन एक्ट कब बना था? 1981 में। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है या फिर वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करना एवं प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना। वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करना और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना एयर पॉल्यूशन एक्ट का उद्देश्य था। एयर पॉल्यूशन एक्ट में 1988 में संशोधन किया गया और इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। क्वेश्चन बन जाता है कि जो एयर पॉल्यूशन एक्ट का संशोधन हुआ था 1988 में, उसमें कौन से पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन एक्ट में शामिल किया गया था? वो था ध्वनि प्रदूषण। दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि प्रदूषण को एयर पॉल्यूशन एक्ट में कब शामिल किया गया था? 1988 में। इसके बाद नेक्स्ट उपाय है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2013 में। इसका उद्देश्य क्या था? क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिकल वाहनों का निर्माण करना। इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना। जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था, उसका उद्देश्य था पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना। इसका टारगेट था एक कि 2020 तक 15%, इसका एक टारगेट जिसको हम उद्देश्य बोल सकते हैं। इसका 2020 तक CO2 उत्सर्जन को
15% की कटौती करना। जो नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 था, इसका टारगेट था कि 2020 तक CO2 उत्सर्जन में 15% की कटौती करना। उसके बाद एक लास्ट उपाय बता, वैसे लास्ट उपाय होंगे ये। अब उसके बाद जो हमारी कल की क्लास रहेगी, कल की क्लास में वो इम्पोर्टेंट जिसको मैं चैप्टर 4 बोल रहा हूँ, उसमें मैं आपको सफर के बारे में पढ़ाऊंगा, ऑड इवन नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा और भी कुछ उपाय थे जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और यदि आप इंटरेस्टेड हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मेरा खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350472। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऑल बेस्ट कंटेंट फॉर UGC नेट एंड सेट कि जो मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें मैं आपको UGC नेट और सेट इन दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप अपना 75% प्लस का स्कोर कर सको। कितना? 75% का। वैसे 75% होता नहीं है फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में या तो 74% होता है या 76% होता है। मेरा टारगेट है कि आपका 75% प्लस से स्कोर ज़्यादा हो, जो कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे रेगुलर 15 से 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, रीजनिंग, मैथ, DI के क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। इसके लिए अलावा करंट के क्वेश्चन देता हूँ, उनकी PDF देता हूँ, ये वीडियो देता हूँ, उनकी PDF देता हूँ। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ध्यान रखना, इस व्हाट्सएप ग्रुप का चार्ज है ओनली 200 रुपये, जो चार्ज लगेगा आपका एग्जाम होने तक। मंथली चार्ज नहीं है ये, आपका रिजल्ट आएगा तब तक का चार्ज है। तो फिर मिलते हैं हम हमारे चैप्टर 4 में, जिसमें मैं आपको और भी वायु प्रदूषण के उपाय बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको कंप्लीट देखो, कंप्यूटर को कंप्लीट देखो, रीजनिंग, DI, लॉजिकल रीजनिंग के मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उनको देखो। ज्योग्राफी से हो तो मेरी सभी ज्योग्राफी क्लासेस देख सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।